वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम क्या लेने वाले थे? ट्रू और फॉल्स एंड ऑड वन आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स से। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा अकाउंट बोर्ड सम में, तो बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आपको ट्रू और फॉल्स के साथ उसका रीजन भी पूछा जाएगा। तो वो रीजन आपको आपके ओन वर्ड में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स बता दूंगा। चलिए ध्यान देते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव एनी प्रॉफिट मोटिव। अब बोला जा रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का किसी भी तरीके का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो हाँ, ये बात क्या है? एकदम से ट्रू है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जैसे कि नाम ही बता रहा है आपको कि ऐसा कंसर्न, ऐसी संस्था जो कि स्टैब्लिश हुई है, स्थापित हुई है, क्या करने के लिए? प्रॉफिट ना कमाने के लिए। फिर प्रॉफिट नहीं कमाना है तो भैया आपको करना क्या है? तो हमें देनी है सर्विस टू सोसाइटी। सोसाइटी को हमको सर्विस प्रोवाइड करनी है, पब्लिक को हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और ये करते समय हमारा प्रॉफिट कमाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव एनी प्रॉफिट मोटिव। इनका किसी भी प्रकार का प्रॉफिट मोटिव रहता नहीं है, उद्देश्य रहता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंड एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। अब बोला जा रहा है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऐसी संस्था है जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, वही आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था भी है। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या बनाती है? बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको पता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जब नाम ही बता रहा है कि प्रॉफिट होने वाला नहीं है या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें मेंटेन करते नहीं हो। सीधी बात क्या है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता नहीं है। फिर कौन सा अकाउंट बनता है? तो हम वहां पे बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसी प्रकार चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में भी क्या प्रिपेयर किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या रहने वाला है? फॉल्स। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। बोला जा रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल टाइप का अकाउंट है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ट्रू। अब अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को गौर से देखें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दो साइड्स होते हैं। एक है आपका रिसिप्ट साइड और दूसरा है आपका पेमेंट साइड। अब रिसिप्ट डेबिट में होता है और पेमेंट होता है क्रेडिट में। और आपको रियल अकाउंट का नियम अच्छे से याद है, अच्छे से पता है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या नियम है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट करना है और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम वही तो करते हैं। जो भी मुझे इनकम होती है वो रिसिप्ट में यानी मेरे डेबिट में दिखाई जाती है, और जो मेरा पेमेंट है वो मेरे क्रेडिट में, बोले तो पेमेंट साइड में दिखाए जाते हैं। जो पैसा मेरा जा रहा है वो पेमेंट से मेरे। तो यहाँ पे मेरी आने वाला पैसा डेबिट में नोट होता है और जाने वाला पैसा क्रेडिट में नोट होता है। तो ये परफेक्टली हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में निकलेगा, बोलते एक तो निकलेगा सरप्लस या तो निकलेगा डेफिसिट। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू इसका आंसर आ जाएगा। आपको पता है अच्छे से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं हमारी इनकम। अब होता क्या है, हम पूरे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में नोट डाउन करते आते, क्रेडिट साइड में हमारी इनकम नोट डाउन करते आते, और एंडिंग में हम क्रेडिट वाली अमाउंट से या जो भी अमाउंट हमारी बड़ी निकलती है, बड़ी में से छोटे को क्या कर देते हैं? माइनस। छोटी अमाउंट को क्या कर देते हैं? माइनस। मान लेते हैं अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और क्रेडिट में से डेबिट साइड की आइटम हमने माइनस कर ली, छोटी वाली आइटम माइनस कर ली, तो यहां पे हमारा हमको मिलता है सरप्लस। और मान लीजिए आपकी एक्सपेंस वाली साइड बड़ी है और इनकम वाली साइड कम है, तो यहां पे आपको आंसर में निकलता है डेफिसिट। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो बता रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन्स ओनली द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर। बोला जा रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन नोट डाउन किए जाते हैं। तो क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। ये स्टेटमेंट आ जाएगा आपका फॉल्स।
अब सर क्यों फॉल्स? ध्यान दीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है एनपीओ के, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के क्वेश्चन में जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, उसमें आपको रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन वाला कॉलम याद कीजिए। तो सब्सक्रिप्शन वाले कॉलम में जरूरी नहीं रहता कि आपको करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन दिखाया जाएगा, आपको पिछले साल का बाकी जो था वो कितना मिला, 2018-19 का, 2019-20 का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, सब दिखाया जाएगा। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये सिर्फ करंट ईयर की इनकम या करंट ईयर के खर्चे नोट डाउन नहीं करता, तो पास्ट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के खर्चे और इनकम दोनों का रिकॉर्डिंग रखता है। इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड है या करंट ईयर के ट्रांजैक्शन ही नोट डाउन करता है, ये बोलना सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पास्ट ईयर के भी ट्रांजैक्शन नोट डाउन करता, करंट ईयर के भी करता है और नेक्स्ट ईयर के भी करता है। चलिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या यह बात सही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या बोल रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस, बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात हो जाती है सरासर गलत। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्या आंसर आ जाएगा आपका? फॉल्स। अब सर आप बताइए क्यों? ध्यान दीजिए, अभी हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में पढ़ा कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जो भी आ रहा है वो डेबिट में नोट डाउन होता है, जो भी पैसा आ रहा है, रिसिप्ट आ रही है, सारी डेबिट में नोट डाउन होती है, और जो भी जा रहा है, पेमेंट है, जाने वाला पैसा है, वो हम क्रेडिट में नोट डाउन करते हैं। इससे हमको यह पता चलता है कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट उसके अगेंस्ट में अगर हम हमारे एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को देखें, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में हम सारे खर्चों को नोट डाउन करते हैं और क्रेडिट में हम सारी इनकम को नोट डाउन करते हैं, जो कि होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो हमारे नॉमिनल अकाउंट का क्या है, नियम है। कौन से अकाउंट का नियम है बेटा? नॉमिनल अकाउंट का। फिर कैसे मैं ये बोल दूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि एक रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? ऐसा बोल सकता हूं क्या? जी नहीं, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स है। और दूसरा क्या कारण है जिसके वजह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस बनता है इनमें करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को लेकर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे अपन ने ऊपर वाले इसमें डिस्कस किए स्टेटमेंट में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग रहती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों ट्रांजैक्शन की, तीनों साल के ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग रहती है। बट उसी के अगेंस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजैक्शन की क्या रखते हैं अपन, रिकॉर्डिंग रखते हैं। आपको याद होगा क्वेश्चन पढ़ाते समय मैं आपको हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक नियम बताता हूं कि अगला पिछला माइनस करेंगे और करंट ईयर वाला प्लस, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं। तो चलिए, ये थे आपके ट्रू और फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे ऑब्जेक्टिव में का, जो कि है ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन मिला, ये मेरी इनकम है। सन्ड्री रिसीव्ड, अलग अलग जगह से मुझे पैसा आया, ये भी मेरी इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला, ये भी मेरी क्या है, इनकम। बट ऑडिट फीस, अब ये ऑडिट फीस मुझे सामने वाले को देनी पड़ेगी, ये मुझे मिलने वाली चीज नहीं है। तो ऑडिट फीस जो कि एक लौता एक मेरा खर्चा है और बाकी सारी मेरी इनकम है, इसलिए ऑडिट फीस यहां पे क्या निकलता है, ऑड वन आउट निकलता है। उसके बाद एडमिशन फीस रिसीव्ड, एडमिशन फी मिली। सन्ड्री इनकम भी मेरी इनकम है। उसके बाद स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन भी मुझे मिला। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, मैंने ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दिए और रद्दी बेच दी, और रद्दी बेच के भी मुझे क्या मिला, पैसा मिला। अब आप ये समझ पा रहे
कि एडमिशन फी ये भी मुझे मिली, मेरी इनकम है। सन्ड्री इनकम ये भी मुझे मिला, मेरी इनकम है। स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, क्या ये मेरी इनकम है? जी नहीं। अगर ये सिर्फ डोनेशन होता तो ये मेरी इनकम कहलाई जाती, बट ये डोनेशन मुझे किसके लिए मिला है? स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये डोनेशन मुझे मिला है बिल्डिंग के लिए। और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिलता है तो वो मेरी इनकम नहीं हो जाती, वो मेरी हो जाती है लाइबिलिटी। कि भैया किसी भले आदमी ने मुझे बिल्डिंग के लिए डोनेशन दे दिया, मान लो 1 लाख रुपए डोनेशन दे दिया बिल्डिंग के लिए, अब ये मेरी इनकम नहीं कहलाएंगी। मुझे 1 लाख जो मिल गया, मेरी लाइबिलिटी है कि ये 1 लाख मिला है और मुझे 1 लाख सिर्फ किस पे खर्च करना है? बिल्डिंग पे ही खर्च करना है, अदरवाइज मैं इसको अदर जगहों पर खर्च नहीं कर सकता। इसलिए एडमिशन फीस रिसीव्ड इनकम में जाएगा, सन्ड्री इनकम इनकम में जाएगा, रद्दी बेच के कमाया हुआ पैसा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी इनकम है। बट स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए जो पैसा मिला, जिसको आप बिल्डिंग फंड भी बोल सकते हो, ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी। और यही आपका है ऑड वन आउट, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये आपका निकलता है ऑड वन आउट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसमें कौन अलग निकलेगा? ध्यान देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट में बनाते हैं, जो ट्रेडिंग कंसर्न है, व्यापारी संस्था है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी फाइनल अकाउंट में मेंटेन करते हैं अपन, जो ट्रेडिंग कंसर्न रहता है, व्यापारी संस्था रहती है। और बैलेंस शीट भी वहीं पे बना देंगे। बट यहां पे एक आइटम कोणता रे बाबा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा आइटम बाबा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अलग निकलेगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ का मैटर है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मैटर है। और ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कहां पे चले जाएगा? फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग कंसर्न में, व्यापारी संस्थाओं में। तो यहां पे अलग क्या निकल रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये इजी वाला, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरी, कौन बाहर निकलेगा? सैलरी। मशीनरी हमारी असेट है, फर्नीचर हमारी असेट है, कंप्यूटर्स भी हमारे असेट है, बट सैलरी हमारा खर्चा है, इसलिए सैलरी निकलेगा बाहर। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लॉकर रेंट रिसीव्ड। अब सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है, हमारी इनकम होती है। इंटरेस्ट मिला, ये भी मुझे मिला है, मेरी इनकम है। लॉकर रेंट मुझे मिला, ये भी मुझे मिला है, मेरी इनकम है। बट स्टेशनरी ये मुझे खरीदनी पड़ी, किसी ने पॉकेट में दी नहीं है, तो स्टेशनरी का मेरा खर्चा हो जाएगा और इसलिए मेरा स्टेशनरी क्या निकलेगा? बाहर। उसके बाद कैपिटल फंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब एक एक कर देखेंगे। कैपिटल फंड आपकी लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अब ये समझेंगे, ये वाला आइटम आपकी क्या रहती है? लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस माने आने वाले साल का पैसा अगर आपको पहले ही मिल गया तो आपको आने वाले साल में वो पैसा मिलने वाला नहीं है। और जिस भी व्यक्ति ने वो पैसा आपको पहले ही दे दिया, एडवांस में दे दिया, आप उसकी आप पे बन जाती है लाइबिलिटी कि अब आपने पैसा ले लिया है, अब आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। कैपिटल फंड हमारी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम किसको मिलता है? करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारी क्या है? एक प्रकार की लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट बोले तो बैंक से लिया हुआ शॉर्ट टर्म वाला कर्जा, थोड़े समय के लिए बैंक से लिया हुआ कर्जा, ये भी हमारी लाइबिलिटी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे आ जाएंगे असेट्स में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहां पे आ जाएंगे? हमारे असेट में, इसलिए ऑड वन आउट क्या निकल रहा है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बाकी सब हमारी लाइबिलिटी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी क्या है? असेट है। बिरला इंडस्ट्री, वेदांता विद्या मंदिर, एम्स हॉस्पिटल एंड स्पोर्ट्स क्लब। अब देखेंगे, स्पोर्ट्स क्लब एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है। स्पोर्ट्स क्लब क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एम्स हॉस्पिटल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, हॉस्पिटल का एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। एम्स हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब एनपीओ है। वेदांता विद्या मंदिर कोई संस्था, कोई एजुकेशन, कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वेदांता विद्या मंदिर भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एम्स हॉस्पिटल भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। स्पोर्ट्स क्लब भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बट आपकी बिरला इंडस्ट्रीज, जो बिरला इंडस्ट्रीज खड़ी है मार्केट में, वो लोगों को सर्विस देने के लिए नहीं है, तो वो बैठी है क्या कमाने के लिए? पैसा कमाने के लिए। कुछ प्रोडक्ट बनाएंगी, बेचेगी और सर्विसेज बेचेगी और आपसे क्या चार्ज करेगी? उसका पैसा। तो ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापारी संस्था है,
और बाकी सारी एनपीओ है, इसलिए बाहर को निकल रहा है बिरला इंडस्ट्रीज। चलिए इसके बाद एक और शॉर्ट सा क्वेश्चन एग्री डिसएग्री का कर लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। क्या बता रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये रियल अकाउंट होता है। बोलता है ये पॉसिबल है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं और हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में हम नोट डाउन करते हैं हमारे सारे एक्सपेंसेस, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में हम नोट डाउन करते हैं हमारी इनकम, जो कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स के हिसाब से हमारा नियम होता है नॉमिनल अकाउंट का। तो क्या आप ये स्टेटमेंट से एग्री है? जी नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। तो जी नहीं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये रियल अकाउंट है, इस स्टेटमेंट से हम एग्री नहीं है। उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। बोला है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या नहीं है? क्या बैलेंस शीट बनाती नहीं है? क्या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बैलेंस शीट नहीं बनते हैं? हमने इतने सम सॉल्व किए एनपीओ के, और हर सम में हमको क्या बनानी पड़ती थी? बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो हम इस स्टेटमेंट से क्या है? डिसएग्री है, डिसएग्री। ये भी स्टेटमेंट से हम क्या है? डिसएग्री। क्यों? यहां पे क्या बोला था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, जो कि रियल अकाउंट नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट प्रिपेयर एनी बैलेंस शीट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बैलेंस शीट नहीं बनती है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री है? जी नहीं, डिसएग्री है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में बैलेंस शीट बनती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन जो मिलता है मेंबर से, क्या वो कैपिटल रिसिप्ट होती है? कैपिटल रिसिप्ट माने एक बड़ी अमाउंट जो आपको वन टाइम में मिलती है, उसको आप कैपिटल रिसिप्ट बोलोगे। तो सब्सक्रिप्शन तो आपको वन टाइम में तो मिल भी सकता है, बट ये वो रिसिप्ट है जो आपको हर साल रिपीट में मिलने वाली है। मेंबर्स को हर ईयर, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उनको हर साल कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट। इसलिए हम इस स्टेटमेंट से क्या है? डिसएग्री है। ठीक है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम। बोल रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू आइटम ऐसे आइटम जो बार बार रिकरिंग में आते हैं। तो रिकरिंग के आइटम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या ये बात सही है? जी, हम इस स्टेटमेंट से एग्री है। आप देखते होंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉकर रेट, इंटरेस्ट या फिर सब्सक्रिप्शन जैसे एंट्री हम आते हैं। सब्सक्रिप्शन हमें बार बार मिलने वाली चीज है, हर साल नए से मिलने वाली चीज है। लॉकर रेंट आपको हर महीने पे करना पड़ेगा या हर महीने आपको मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो ये ऐसी इनकम है जो बार बार आती है, रिकरिंग होती है। इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जो मेंटेन करते हैं, आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू आइटम्स। तो ये हम टर्म से क्या है? ये स्टेटमेंट से एग्री है। यहाँ पे अपना ये पार्ट खत्म होता है। अब हम जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो मैं चाहूंगा कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं तीनों को कंबाइन कर लूं। 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपके एक साथ आपको मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू।